आज भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भूकंप का शाब्दिक अर्थ इससे निकाला जा सकता है कि भूकंप मीन्स भूमि का कंपन होना, भूमि को कांपना। तो प्रश्न उठता है कि आखिर कौन ऐसा स्थिति आता है और क्या ऐसा होता है कि भूमि में कंपन पैदा होता है। तो भूमि में कंपन होने का बहुत सारा कारण है। भूकंप आना एक प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा को मानव रोक नहीं सकता। मानव की बस की बात नहीं है रोकना, लेकिन इसके प्रभाव से, इसकी क्षति से, इसका प्रभाव से जो क्षति हो रहा है उस क्षति को कम किया जा सकता है। अनुमान लगा करके जिस क्षेत्र में अगर भूकंप आने की संभावना है उस क्षेत्र में लोगों को विस्थापित करके अनुमानतः उस क्षेत्र को खाली करके वहां पे प्रभाव को उसको कम किया जाता है और जान माल की क्षति को रोका जा सकता है। भूकंप आने का पहला कारण है, कारण में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पहला कारण है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक कहने का मतलब है कि पृथ्वी का निर्माण कई प्लेटों से हुआ है और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हम लोग जानते हैं कि महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है और ये हमेशा से होते रहता है। तो ये विस्थापन के दरमियान प्लेट का आपस में टकराव होता है और प्लेट का आपस में टकरने से भूमि में कंपन पैदा होते हैं, तो इससे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारण बन सकता है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी जब होता, वोल्केनो होता है, तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा हो द्रवित अवस्था में होती है तो बाहर निकलने का हमेशा प्रयास करती है और जो कमजोर भूमि होती है उसको भेद करके पृथ्वी पर धरातल पर आती है। तो ऐसे आने के क्रम में पृथ्वी में जो है हलचल पैदा होता है और इससे भी पृथ्वी जो है कंपन होती है और भूकंप पैदा होता है। अगला कारण एक बन सकता है हिमस्खलन। हिमस्खलन मिट्टी का कटाव और भूस्खलन में हिमस्खलन। मिट्टी का कटाव भी कह सकते हैं, यानी भूस्खलन, यानी बड़े बड़े भूखंडों को टूटने से भी, स्खलन होने से भी, खंडित होने से भी धरातल पर कंपन पैदा होता है, इससे भी भूकंप आते हैं। और बड़े बड़े ग्लेशियर जो हैं, हिमखंड जो हैं, इसको भी टूटने से, इसको भी टकराने से भी धरातल पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। और कई कारण हैं, प्राकृतिक है तो प्राकृतिक कई कारण हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी जो अधिकतर हम लोग जो जानकारी ले रहे हैं उस जानकारी को ज्यादातर भूकंप विज्ञान से ही सटीक जानकारी हमें मिल सकती है। बहुत सारे विज्ञान है लेकिन भूकंप विज्ञान से इसकी भू संरचना के बारे में सटीक अभी तक प्रमाण मिल पाया है। भूकंप की तीव्रता जो होती है तो कई होती है, तो साधारणतः 2 रिक्टर स्केल से भूकंप जो है रिक्टर स्केल, रीचर स्केल, मार्केली स्केल, ये सब से जो है भूकंप का मापन किया जा सकता है। भूकंप मापने का सिस्मोग्राफ है और सिस्मोग्राफ और पैमाना जो है रिक्टर स्केल, रीचर स्केल, मार्केली स्केल है। इसमें इस स्केल को जो है 1935 में बनाया गया और चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था। 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था, इसलिए इसे रिक्टर स्केल भी कहा जाता है। साधारणतः जो है 2 पॉइंट तक अगर भूकंप की गति आ रही है, सिस्मोग्राफ पर आ रहा पैमाना, तो ये धीमी गति की तीव्रता माना जाएगा 2 से 3।
2 से 3 जो है मीडियम माना जाएगा, इससे जान माल की ज्यादा क्षति नहीं होती। लेकिन अगर 6 पॉइंट से ऊपर अगर चला गया तो यह बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। जान माल की अपार क्षति होती है, बड़े बड़े बिल्डिंग धराशायी हो जाते हैं, रेल लाइन, पुल, बिजली तार, संचार का साधन सभी ध्वस्त हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 2001 को भुज में, गुजरात में बहुत ही भयानक भूकंप आया था। इतना भयानक आया था कि यहां आपातकाल लागू करनी पड़ी थी। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगना पड़ा था। और इस दिन बहुत विनाशकारी आया, बहुत मतलब पूरे गुजरात में, जो भुज में जो है, जो मंजर ही मंजर है, मृत्यु का ही सन्नाटा चारों ओर देखा जा रहा था। चारों ओर जो है धराशायी, मतलब बंजर ही बंजर हो चुकी थी भुज की भूमि। तो ये एक बहुत विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है और इसे विज्ञान इस पर काम कर रही है। भूकंप विज्ञान जो है इस पर विशेष रूप से कार्य कर रही है, ताकि इसको तो रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन इसको प्रभाव को कम करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। अब देखिए, भूकंप जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, जिस पॉइंट पर उत्पत्ति होती है, अगर पृथ्वी के घर में यहां से उत्पत्ति हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे इसकी उत्पत्ति होती है तो इसको उद्गम स्थान कहा जाता है, उद्गम स्थल। और जहां भूकंप का पहला झटका अनुभव किया जाता है उसको कहा जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, एपी सेंटर बोला जाता है। मैं रेजर कर देता हूं। कहने का मतलब ये धरातल है, अगर भूकंप जो है इसके चारों ओर यहां पैदा हुई है, पृथ्वी के घर में अंदर से पैदा हुई है, तो ये उद्गम स्थल कहलाएगा। लेकिन भूकंप का जहां धरातल पर जब आएगा तो पहला झटका जहां अनुभव होगा अधिकेंद्र कहलाएगा। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे भूकंप का तीव्रता जो है घटती जाएगा, और जैसे जैसे अधिकेंद्र की ओर आएंगे भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है और वहां पे जान माल की क्षति अधिक होती है। लेकिन ये जो है भूकंप तो आता ही है, लेकिन कभी कभी होता है कि यहां भी भूकंप आया और यहां भी भूकंप आ गया। तो यहां भूकंप आया तो किसी न किसी रूप में यहां से यहां रेखा मिलती जुलती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सम भूकंप रेखा। सम भूकंप रेखा कहा जाता है इसको। जहां पे कहने का मतलब वैसी रेखा जहां समान रूप से दो रेखाओं जहां समान रूप से बर्बादी होती है उसे सभूकंप रेखा कहा जाता है। और सभूकंप वैसी मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं। कहने का मतलब है कि अगर यहां भी भूकंप आया इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में भी एक साथ आया है, तो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा सहभूकंप रेखा कहलाती है। सहभूकंप रेखा और समभूकंप रेखा। सम माने यहां पे क्या है कि दोनों एक साथ आए हैं, और यहां क्या है, एक तरह से बर्बादी हुई है। दोनों एक साथ आए हैं इसलिए समभूकंप रेखी, सहभूकंप रेखी, और दोनों जो कहा जाता है समान बर्बादी हुई है इसलिए समभूकंप रेखा कहलाया। ये तो सब ठीक है, लेकिन देखिए भूकंप सागर महासागरों में भी आते हैं। ऐसा नहीं कि धरातल पर भी आते हैं। जब समुद्र में भी हलचल पैदा होते हैं और समुद्र में जो लहरें उठती हैं तो उस लहर को कहा जाता है सुनामी। समुद्र में जो लहर उठते हैं, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पोताश्रय, पोताश्रय या बंदरगाह की लहर।
सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पोताश्रय या बंदरगाह की लहर। ये समुद्र में हो उत्पन्न होते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए ये भी बहुत विनाशकारी होते हैं। आप भारत का मैप देख रहे हैं ऐसे, तो कन्याकुमारी जो देख रहे हैं आप, तो वो कन्याकुमारी जो है उसमें क्या हुआ, वो जलमग्न हो गई। 2004 में जो है ऐसा सुनामी आया कि कन्याकुमारी को जलमग्न कर दिया। अब कन्याकुमारी जो स्थल के रूप में था वो जलमग्न हो गया। किसके कारण? सुनामी आने के कारण। ये 2004 में हुआ है। तो सुनामी एक प्रकार का महासागरीय भूकंप है, कह सकते हैं आप। सुनामी जल में पैदा होने वाला भूकंप है। यह भी बहुत विनाशकारी है। अगर समुद्र में उठ गए तो वहां अगर बंदरगाह पे हो, उसके इर्द गिर्द अगर उठ गए तो वहां पे सब जान माल की क्षति होती है। अगर समुद्र में जो कहा जाता है पोत जा रहा है तो वो भी ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये सब कारण होते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप जो है जापान में आते हैं, जापान में। और ये कहां? प्रशांत महासागर में अग्नि मेखला में पूरी दुनिया में जितनी भी भूकंप आती है उसका 68% यहां पे आती है, प्रशांत महासागर के इलाका में अग्नि मेखला में आती है। और यहां आए दिन हमेशा भूकंप आते रहते हैं। जापान में ज्यादातर भूकंप के झटका को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे भूकंप जो आते हैं, तो भूकंप में एक प्रकार का तरंग पैदा होता है। और ये तरंग जो है 3 प्रकार के होते हैं। भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला जो है प्राथमिक तरंग बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्राइमरी वेव्स भी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राइमरी वेव्स को पीएलसी भी कहा जाता है। पीएलसी इसका मतलब हुआ प्राइमरी लॉन्गिट्यूड वेव्स या कंप्रीजनल वेव्स। प्राइमरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रीजनल वेव्स भी बोला जाता है प्राथमिक तरंग को। ये धरातल पर सबसे पहले ये आती है। सबसे पहले धरातल पर कौन पहुंचती है? प्राथमिक तरंग पहुंचती है। और ये तरंगें जो है तीनों माध्यमों से, यानी कहने का मतलब है ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम से गमन कर सकती है प्राथमिक तरंग। और इसकी चाल सर्वाधिक, सबसे ज्यादा इसी की चाल होती है। 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती है। लेकिन दूसरा तरंग जो है द्वितीय तरंग बोला जाता है, सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। इसे एसटीडी भी बोला जाता है। इसे एसटीडी के नाम से भी जाना जाता है। एसटीडी कहने का मतलब है सेकेंडरी ट्रांसवेल डिस्टर्जनल वेव्स। सेकेंडरी ट्रांसवेल डिस्टर्जनल वेव्स भी कहते हैं। यह एपीसेंटर के बाद, एपीसेंटर कहने का मतलब क्या? भूकंप का जहां पहला झटका आता है, तो एपीसेंटर पर यानी प्राथमिक तरंग के बाद, प्राथमिक तरंग के बाद ही आती है। यानी ये द्वितीय तरंग यानी दूसरी बार आने का गति जो है इसका जो है इससे कम होती है। प्राथमिक तरंग के बाद आता है, सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, एसटीडी वेव्स कहा जाता है। और यह जो है केवल ठोस से गुजरती है, यानी द्वितीय तरंग द्रव अवस्था से तरल अवस्था से नहीं जा सकती, लेकिन ये तीनों अवस्था से जाती है, लेकिन ये
ठोस अवस्था से जाती है। अब तीसरा है, एक मिनट, और तो कहने का मतलब है इसे गौण तरंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गौण तरंग। यानी ये आती है तो गौण रूप में आती है। इस वेव्स का आने का, इस तरंग को पैदा होने का अनुमानतः पता नहीं चलता है, और इसकी चाल जो है मात्र 4 से 6 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार होती है। इसमें 8 किलोमीटर, ये 4 से 6 होती है, ये पहले, उसके बाद ये, उसके बाद आता है एल वेव्स। एल वेव्स, इसकी खोज एचडी लब्स ने किया था। इसकी खोज एचडी लब्स ने किया था, इसलिए इसे लब्स वेव्स भी कहा जाता है। यह जो है लब्स वेव कहा जाता है इसको, और धरातलीय पर इसको और कई नाम से जाना जाता है। इसे धरातलीय तरंगें भी कहते हैं, ठीक है। और यह जो है तीनों माध्यमों से यह भी गुजर सकता है। यह ठोस और गैस, ये दो माध्यम से गुजर सकता है। और मैं तीनों में एक बार कंपेयर करवाता हूं आपको। प्राथमिक तरंग को पीएलसी कहा जाता है, सेकेंडरी कहा जाता है, इसको एचडी लब्स कहा जाता है। सबसे पहले आता है, दूसरी बार आता है, तीसरी बार नहीं आती है। आने की गति है क्रमशः है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में होती है। ये सिर्फ ठोस माध्यम में होती है, ये ठोस और गैस माध्यम में होती है। तीनों का आप स्टेज देख रहे हैं। ये 4 से 6 किलोमीटर पर रफ्तार से होती है। ये प्राथमिक तरंग 8 किलोमीटर पर रफ्तार से होती है। और इसका जो कहा जाता है कोई डिफिनिट नहीं है, इस तरंग को आने का डिफिनिट नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे जैसे नोट करने की बात है, ये चीज है कि जैसे जैसे ठोस से तरंग, भूकंप का तरंग गमन करती है, वैसे वैसे उसकी चाल और बढ़ जाती है, और वो उतनी ज्यादा जो कहा जाता है विनाशकारी साबित होती है। और जैसे जैसे वो कम घनत्व वाले से गुजरता है, यानी ठोस कहने का मतलब अधिक घनत्व वाले से गुजरेगा तो वो विनाशकारी ज्यादा होगा, उसकी चाल बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो कम घनत्व वाले से गुजरेंगे तो वो जो कहा जाता है वो विनाशकारी कम होंगे और उसके झटके कम होते जाएंगे। तो ये चीज तो ये रहा। अब देखिए भूकंप आने का संकेत क्या है एक मानव को, आम मानव जो विज्ञान से बहुत कोसों दूर है, तो भूकंप आने का अनुमान कैसे लगा सकता है? तो उसको पता करने का देखिए क्या है अनुमानता। अगर पहला है अनुमान कि कुत्ता, बिल्ली, ये सब में अगर भड़काव पैदा हो रहे हैं, ज्यादा ये उछलना कूदना दौड़ना शुरू कर दिए, तो ये भूकंप प्राकृतिक आपदा आने का ऐसा लोगों का कहना है संकेत है। ये अंधविश्वास नहीं, ये साइंस और वैज्ञानिकों का अनुमानता है। दूसरी बात कि सांप अगर अपने बिल से बाहर निकलने लगे तो ये भूकंप आने की संकेत देता है, क्योंकि भूकंप आने के कुछ मिनट पहले सांप को वो तरंग की कंपन जो है या तरंग का जो है गति है उसका अनुभव हो जाता है, वो बिल छोड़ के भाग जाता है। और वही कुत्ता और बिल्ली में भी वो तरंग की अनुभूति हो जाती है। अगला पॉइंट है कि कभी कभी, तीसरा पॉइंट भूकंप आने का संकेत कि आपका नाली जो है अगर साफ सफाई भी है तो नाली में अगर बदबू अत्यधिक आने लगे, सीमा रेखा से ज्यादा आने लगे, नाली का महकना मतलब का बदबू ज्यादा आना। चौथा, मछलियां तालाब में हैं, उत्तेजित होना। ध्यान दीजिए, ये टोटल मैं नहीं कह रहा हूं, कोई धर्मशास्त्र नहीं कह रहा, ये विज्ञान का कहना है
कि मछलियों के भी इस तरह की अनुभूति मानव से पहले हो जाती है, पक्षियों को भी इससे पहले हो जाती है। तो इसको अनुमान लगा करके हम मानव जीवन के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। अगर भूकंप आपके घर में आ गया तो क्या करें? सबसे पहले आप कहीं भी छुपे, तो कहने का मतलब है कि ये कोना जो देख रहे हैं, घर का कोना, अगर भूकंप आ गया और भागने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा है तो इस कोने में आप छुपे। आपके घर में जो है टेबल है तो उसके नीचे छुपे, या बाहर मैदान का शरण लें। वैसे जगह पर ना जाए जहां बड़े बड़े शीशे हों, शीशा हो, दर्पण हो, चिमनी हो, आग लगने की संकेत वहां पे ज्यादा हो, या आग की भट्टी हो। वैसे स्थानों से विशेष दूर रहें, वो और विनाशकारी साबित हो सकता है। तो भूकंप, आज का चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे मानव जीवन के अस्तित्व को मिटा सकता है, और ऐसी विनाशकारी है कि मानव इसे रोक नहीं सकता, लेकिन इसकी प्रभाव से बच सकता है। और जहां भी आज भूकंप ने अगर तबाही मचाया तो ना जाने वर्षों से, शताब्दियों से किए गए विकास की रास्ता पर चल रहे विकास की रास्ता पर जो है पुनः उसे नया जीवन की शुरुआत करना पड़ता है, और पुनः नया शुरुआत की ओर चलना पड़ता है। तो इसलिए आज का चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।